नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 26 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के कौन कौन से मुख्य आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले एक लोकेशन बेस हम लोग डिस्कस करेंगे जो एंटानानारियो, ठीक है, इसे कहते हैं एंटानानारियो, जो कि राजधानी है मेडागास्कर की। उसके बाद अगला आर्टिकल है जो प्रज्ञान अभी गया है चंद्रयान 3 के साथ, उसका जो ट्रांसवर्स हुआ है 8 मीटर तक मून के सरफेस पे, मतलब कि चंद्रमा पर 8 मीटर तक प्रज्ञान यात्रा कर रहा है, कर लिया है कल तक। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है क्लीन टेक भारत में समावेशी हरित भविष्य के लिए किस तरह उपयोगी है। इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे, आज ये एडिटोरियल में है। ठीक है, उसके बाद एक और एडिटोरियल का हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें कहा गया है ब्रिक्स को विस्तार के साथ मिला नया उद्देश्य, जो 6 नए देश को जोड़ने की बात चल रही है, लेकिन इसमें अनेक प्रकार के विरोधाभास भी हैं। इसे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें एंटानानारियो, ठीक है, ये जो राजधानी है ये मेडागास्कर गणराज्य की है। ठीक है, ये मेडागास्कर का सबसे बड़ा शहर है। यह इकोपा और बेशिबोका नदियों की ओर देखने वाला एक ऊंचे पठार पर स्थित है। शहर के दक्षिणी भाग में टेनोस झील है, जो एक कृत्रिम रूप से डिजाइन की गई एक झील है। ठीक है, हेनरीबो। उसके बाद यहाँ का जो भाषा है मालागासी भाषा में एंटानारियो का अर्थ है हजारों का शहर। ठीक है, तो वहां के भाषा के अनुसार उनका जो मतलब है इस राजधानी का हजारों का शहर। ये एक लोकेशन देख लेते हैं। ये हिंद महासागर में स्थित है। ये भारत के सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है। ठीक है, और ये मॉनसून को भी बहुत हद तक दिशा देने में सक्षम है ये लोकेशन। तो ये मेडागास्कर जो है और इधर है एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोजाम्बिक चैनल है। यहाँ इस मैप में देखिए एंटानानारियो जो इसकी राजधानी है यहाँ पे है। ठीक है, कोमोरोस, ये छोटे छोटे चीज, इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। तो चंद्रमा पर जो हमारा रोवर है प्रज्ञान, वो कल 8 मीटर तक यात्रा करने में सक्षम रहा और अनेक प्रकार की नए नए चीजों से हमें अवगत कराया। जैसे कि वो जो डार्केस्ट पार्ट ऑफ द मून है, तो वहां पे किस तरह की मून सरफेस है उसे कुछ हद तक दिखाया गया। ठीक है, तो इसी को विस्तार से देखते हैं। तो इसरो ने शुक्रवार को प्रज्ञान की बहुप्रतीक्षित झलक देते हुए कहा कि रोवर ने चंद्रमा की सतह पर लगभग 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय की। इसरो ने कहा कि प्रज्ञान पेलोड को चालू कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी नियोजित रोवर गतिविधियों को सत्यापित कर दिया गया है। रोवर पेलोड लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, मतलब कि LIBS, ठीक है, इसी को कहते हैं लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्फीयर जिसे बोलते हैं APXS। ठीक है, 2 पेलोड का उद्देश्य है लैंडिंग स्थल के आसपास की मौलिक संरचना का जानकारी विश्लेषण प्राप्त करना। चंद्रमा पर 8 मीटर प्रज्ञान यात्रा करता है, जो भी कल किया है इसरो ने बताया। तो इससे क्या क्या देखने को मिला, तो लैंडर में तापीय चालकता, तापमान, यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिख दिया हूं, थर्मल कनेक्टिविटी, टेम्परेचर, सिस्मिसिटी मतलब कि भूकंपीयता, और अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लूनार सरफेस मतलब कि चंद्र सतह की अन्य विशेषताओं का भी अध्ययन करने के लिए 4 पेलोड लाए गए, जिसमें से 3 पेलोड हैं ILSA, रैम्पवा और चास्टेस। ठीक है, जो कि अभी कार्य कर रहे हैं। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल जिसमें कि कहा जाता है राइटर के द्वारा कि क्लीन टेक भारत में समावेशी हरित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसे कैसे एड्रेस किया जाता है, तो कहा जाता है राइटर के द्वारा कि इस साल स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत द्वारा दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने का तरीका सिखाने की बात की गई। भारत के अनुभव से पता चलता है कि जलवायु कार्रवाई मतलब कि क्लाइमेट एक्शन केवल तभी प्रभावी है जब बड़े पैमाने पर अपनाई जाती है। मतलब कि जब तक हम उसे सही तरीके से अपनाते नहीं हैं, वो प्रभावी नहीं होगी। अगर यह लाखों लोगों की विकास आकांक्षाओं के साथ संरेखित है तो और आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है, तभी इसका सही उपयोग हम लोग कर पाएंगे। यहाँ पे कहा गया है कि द ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था प्रतिमान विकास, ठीक है। द ग्रीन इकोनॉमी पैराडिज्म प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमिस्टिक पाथवे, ठीक है, और पर्यावरणीय परिणामों में संरेखित करने के लिए एक आशावादी मार्ग प्रदर्शन करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि सोलर पार्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि जलवायु एक्शन मतलब कि क्लाइमेट एक्शन को आगे बढ़ाते हुए विकासशील अर्थव्यवस्था में बहुत जरूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचे का विस्तार करने में हमें मदद मिलेगा। इसी तरह बाजार को पुनर्जीवित करने से हमारी कृषि जलवायु को लचीला बनाते हुए वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि आय में सुधार करने में भी मदद मिलेगा, ठीक है। और लेकिन हम इस हरित अर्थव्यवस्था प्रतिमान को नौकरियों की तलाश कर रहे युवाओं, आय के अवसरों की तलाश करने वाली महिलाओं, ठीक है, या अपनी आय में विविधता लाने की प्रतीक्षा कर रहे किसानों के रूप में अपनी विकास आवश्यकताओं के केंद्र में कैसे लेके आएंगे, ठीक है। यही मतलब कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि हम इस क्लीन टेक्नोलॉजी को कैसे इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको केंद्र में लाएंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि हाल के वर्षों में विभिन्न पहलों ने ग्रामीण आबादियों के बीच आजीविका के लिए क्लीन टेक संसाधनों तक पहुंच को सक्षम करने के लिए भारत के भीतरी मतलब कि जो हिंटरलैंड है उसी को कहा जाता है, भीतरी इलाकों में हरित अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो इसी को देख लेते हैं आगे उदाहरण देख के। तो जैसे उदाहरण है आंध्र प्रदेश में सोलर ड्रायर से फेंके गए टमाटरों को धूप में सुखाया गया, ठीक है। वही बायोमास से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज से महाराष्ट्र में किसानों को अनेक प्रकार के फसलों को लंबे समय तक बचा के रखने में मदद मिला, जिससे कि उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त हुआ उनके फसल का, जिससे 5 गुना अधिक मुनाफा हुआ। या सोलर सिल्क रीलिंग मशीनें, जिससे कि जो मजदूर हैं उनको मेहनत कम करना पड़ता है। उड़ीसा में जांग रिलर्स मतलब कि जो हमारा जांग की हड्डी है उसके समाधान के लिए भी ये कार्य किए गए हैं, जिसके लिए उनकी आय को दुगना करने के, इसको यहां बोला जाता है थिग रीलर, ठीक है, जो हमें आय को दुगना करने के 50,000 से अधिक उदाहरण दिए हैं। कैसे क्लीन टेक समाधान पहले से ही ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों की नौकरी और आय को दुगना करने में योगदान दे रहा है। वहीं भीतरी इलाकों में क्या क्या पहल है, तो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिसमें 120 मिलियन किसान है और 34 मिलियन सूक्ष्म उद्यमी शामिल है, तो अक्सर अविश्वसनीय बिजली मतलब कि बिजली का जो आपूर्ति होता है वो अपर्याप्त रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और महंगे और आयातित डीजल पर निर्भरता से जूझती रहती है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो इसी के समाधान के लिए नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा चालित ये क्लीनटेक समाधान भारत को अपने डीजल आयातों को कम करने, खराब होने वाले भोजन के नुकसान से बचाने और ग्रामीण आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जबकि निवेशकों और फाइनेंसरों के लिए 50 अरब डॉलर के निवेश का अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है। ये हर तरह से फायदेमंद है, ऐसा राइटर कह रहे हैं कि जो क्लीन टेक है उससे एक तो आयात कम हो जाएगा ईंधनों का, उसके बाद जो बिजली के लिए पारंपरिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं
तो हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे उसके स्थान पे, और भी नए नए तकनीकों का विकास हो जाएगा, और इन्वेस्टर्स को भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस होगा। तो ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद के शोध से पता चलता है कि केवल 12 ऐसे क्लीनटेक समाधान, मतलब कि सौर पंप से लेकर, ये सभी चीजों को जोड़ा गया है, सौर पंप से लेकर कोल्ड स्टोरेज से तक, चरखे से लेकर करधे मशीन तक, तो कम से कम 37 मिलियन आजीविका या हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 16% को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मतलब कि अगर ये सारे चीजें उपलब्ध हो जाए, क्लीन टेक को हम लोग सही तरीके से उपयोग कर लें, तो 37 मिलियन आजीविका उपलब्ध हो जाएगी, जिससे 16% ग्रामीणों को ज्यादा रोजगार प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, जिससे कि 50,000 से अधिक से लाखों तक की इस यात्रा को प्राप्त करने के लिए 3 गुना दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अगर और ज्यादा नौकरियां सृजन करने की जरूरत है, तो जो हम सोच रहे हैं उससे 3 गुना तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। तो बड़े पैमाने पे कौन कौन से कदम उठाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे राइटर। तो सबसे पहले बोलते हैं कि आजीविका का समर्थन करने वाले मौजूदा सरकारी कार्यक्रम का लाभ उठाएं। तो उदाहरण के जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो सूक्ष्म उद्यमों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण है प्रदान करती है, का उपयोग क्लीन टेक समाधान को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह सूक्ष्म खाद्यान्न उद्यमों के बीच प्रौद्योगिकी को अपनाने का समर्थन करने वाली प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मतलब कि प्रधानमंत्री FMI योजना का उपयोग सौर ड्रायर, सौर अनाज मिल, ऊर्जा कुशल बहुउद्देशीय खाद्य प्रोसेसर या इसके जैसे समाधानों के लिए बेहतर विकल्प की तरह उपयोग किया जा सकता है। वहीं दूसरा राय जो देते हैं राइटर, तो क्लीन टेक समाधानों के बड़े पैमाने पर वित्त पोषण की समस्या हमेशा रहती है भारत में, खास के जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो वित्त पोषण की समस्या को दूर करने के लिए कहा जा रहा है ये क्लीनटेक समाधानों के बड़े पैमाने पर वित्त पोषण को सक्षम करना। क्लीनटेक के लिए क्रेडिट मूल्यांकन पर बैंकों की क्षमताओं का समर्थन करने की आवश्यकता, मतलब कि बैंक भी आगे बढ़ के आए और क्लीनटेक को आगे बढ़ाए। ठीक है, इसमें कुछ सिद्धांतों का अपनाने से CEEW विल ग्रुप पहल, जो पावरिंग लाइवलीहुड का ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायक समूह, किसान उत्पादक संगठन और व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्लीन टेक समाधान के लिए 300 से अधिक ऋणों को खोलने की जरूरत है, मतलब कि आम जनता के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ठीक है, वहीं तीसरा पॉइंट देते हैं राइटर, एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों, निर्माताओं, वितरकों और सेवा प्रदाताओं, फाइनेंसरों और बाजार लिंकेज व्यक्तियों के लिए बहु अभिनेता साझेदारी, मतलब कि बहुत से लोगों के मिलाकर एक कम्युनिटी बना दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे उपलब्ध हो सके प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक, जैसे निर्माण, वितरक, ये सभी को एक जगह मिलाकर इसको सक्षम बनाया जाए, बाजार को लिंक किया जाए, जिससे क्लीनटेक निर्माताओं को अक्सर अपने उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने में सहायता हो। ठीक है, अब आवश्यकता क्या है, हमें एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है, जहां वितरक अंतिम जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अंतिम स्थान तक पहुंचाने तक प्रौद्योगिकी पहुंच को सक्षम करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है निर्माताओं के साथ काम करते हैं, जैसे सेवा प्रदाता बिक्री के बाद की सेवाओं को सुनिश्चित करते हैं, और बाजार लिंकेज प्लेयर्स जो ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करने के लिए क्लीन टेक के लिए एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए बाजार से कनेक्शन को सक्षम करते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है उदाहरण देकर कि ऐसी सोलर ड्रायर जो है कंपनियां जो न केवल ड्रायर तैनात कर रही है, बल्कि उपयोगकर्ताओं को ड्रायर अपनाने के लिए वित्त पोषण भी सुलभ करा रही है, और बाजार से जुड़ा सुनिश्चित करने के लिए उनमें अंतिम उपज वापस खरीद रही है। तो स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए यहाँ पे निष्कर्ष में कहा जाता है कि स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए भारत की व्यापक महत्वाकांक्षाएं हैं, जिससे कि भारत ने, जब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ही ये बात बोली थी कि दुनिया को हमसे सीखना चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट एक्शन प्लान कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहीं पे एक सुझाव दिया जा रहा है क्लीन टेक का, जिससे कि हमें बाहर के देशों से डिपेंडेंसी भी कम होगी, हमारा आयात भी कम होगा, और हम अपने
ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस कर पाएंगे, जिससे कि हम अपने जो क्लाइमेट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट को बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है, बना पाएंगे। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और नौकरी के लिए क्लीन टेक पर ध्यान केंद्रित करके हम उस हरित भविष्य का समावेशी बना सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें तो ब्रिक्स की बात की गई है, जिसमें पहले से 5 कंट्री थे, अब 6 और कंट्री जुड़ गया है। परंतु इसमें कहा जा रहा है कि अगर कंट्री तो जुड़ गया है, लेकिन अभी भी अंदर से बहुत से पॉइंट पे समस्याएं हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यदि ब्रिक्स समूह जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका की प्रासंगिकता बारे में कोई संदेह नहीं था, जिसने इस सप्ताह जोहान्सबर्ग में अपना 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, तो इसके परिणाम में व्यापक वैश्विक रुचि को उस पर विराम लगा दिया जाना चाहिए जो ऐसा सोचता है कि इससे बेहतर कोई भी ग्रुप नहीं है। तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के गठबंधन, मतलब कि ये सारे जो कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री हैं, और उसके गठबंधन से ये जो ब्रिक्स का निर्माण हुआ है, तो इसमें कहा जाता है उभरती अर्थव्यवस्थाओं के गठबंधन के रूप में स्थापित समूह ने पिछले साल कहा था कि यह नए सदस्यों के लिए खुला है। कम से कम 22 औपचारिक आवेदनों के साथ वैश्विक दक्षिण के 40 देशों ने इसमें शामिल होने की रुचि दिखाई। इसमें 4 प्रमुख का नाम लिया जा रहा है, जिसमें मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, के साथ साथ क्रमशः अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका से इथियोपिया और अर्जेंटीना, ठीक है, तो को शामिल करके रातों रात इसकी सदस्यता को 5 से दोगुनी करके 11 हो गया, ठीक है। महत्वपूर्ण है और उत्साह भी स्पष्ट हो रहा है कि और भी देश हमारे इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं ब्रिक्स में, जिससे कि ये मेनली काउंटर करना चाहते हैं ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज को, डी कोलोनाइजेशन, डी डॉलर्स, ठीक है। ठीक है, ये 2 चीजों पे मुख्यतः ध्यान दिया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। P5 में जितने भी निर्णय होते हैं उसमें इन लोगों का कोई रोल नहीं होता है। G7 में जितने भी निर्णय होते हैं इन लोगों का कोई रोल नहीं होता है। तो जब वैश्विक कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो हर एक क्षेत्र से देश को शामिल करना चाहिए, जैसे उनका हित अनदेखा न किया जा सके। महत्वपूर्ण बात यही है कि ब्रिक्स ने अनेक समस्याएं का सामना किया है। आज इसे यदि किसी विकल्प के रूप में नहीं तो विभिन्न मुद्दे पर पश्चिम के जो नेतृत्व वाले G7 क्लब हैं के काउंटर नैरेटिव क्रिएटर बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है, काउंटर नैरेटिव क्रिएटर, जो पश्चिमी देश है, वेस्टर्न कंट्री है, उसका काउंटर नैरेटिव क्रिएटर कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता अभी भी जारी है, जिसके कारण जो ब्रिक्स का जो स्पीड है डेवलपमेंट का, कार्य करने का, वो बहुत धीमा है। और कट्टर प्रतिद्वंदी ईरान और सऊदी अरब यूएई को शामिल करने से उसके हालिया तनाव के बावजूद भविष्य में समूह के लिए इस तरह के, जैसे अभी तो मान लीजिए संबंध इसका बेहतर हो गया, परंतु ये अभी तो मार्च में ही मात्र हुआ है। इससे पहले शिया और सुन्नी के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। तो कहा जा रहा है कि अगर आने वाले समय में फिर से स्थितियां वैसी ही हो गई तो फिर कोई भी निर्णय लेने में आसानी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा ब्रिक्स का कोई भी खुला राजनीति पश्चिमी विरोधी भारत और समूह के अन्य देश जो मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ब्राजील सहित वैश्विक शक्तियों के बीच रस्सी पर चलने के समान है। मतलब कि बहुत ही कठिन है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई भी देश पश्चिमी देशों के विरुद्ध डायरेक्ट स्टैंड नहीं लेता है, उसके खिलाफ डायरेक्ट कुछ भी वक्तव्य नहीं देता है। तो जैसे यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दी है। यहाँ पे वर्ल्ड को 2 गुटों में विभाजित कर दिया है।
कुछ लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग रूस को सही बता रहे हैं। तो यहीं पे कहा जा रहा है, और ब्रिक्स सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र के किसी वोट पर एक गुट के रूप में मतदान नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ब्रिक्स के सदस्य में भी अनेक प्रकार का अभी भी मतभेद है। न ही किसी अन्य सदस्य ने रूस के कार्यों का समर्थन किया। सबसे बढ़कर अगर ब्रिक्स के अपने सदस्य की रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देने के मूलभूत विचार का पालन करना है, तो अपनी रणनीतिक या आर्थिक दृष्टि से समूह पर हावी होने के चीन के किसी भी प्रयास को कड़ी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी। अंततः यह साझा समृद्धि और वैश्विक शासन के अधिक लोकतांत्रिक मॉडल का वादा है, जो वैश्विक दक्षिण में कई लोगों को समूह की ओर आकर्षित करता है और ब्रिक्स देशों की विस्तारित लाइनअप के लिए एक मजबूती प्रदान कर रहा है, कि जिससे कि दक्षिणी देशों को सपोर्ट मिल सके। वेस्टर्न कंट्री जितने भी हैं मनमानी कर रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए कुछ समूह ऐसे बन जाए जिससे कि विश्व में एक बैलेंस बनाया जा सके, खास के पॉलिटिकल। ठीक है। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपने देखे, कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।